उस रात मैं अपने मामा जी के गांव के अंदर था और उनके मिट्टी से बने हुए कमरे के अंदर लेटा हुआ था। ये बात तकरीबन आज से 25 साल पहले की है और उन दिनों गांव के अंदर लाइट की सुविधा काफ़ी कम हुआ करती थी। मामा जी के गांव के अंदर तो लाइट थी ही नहीं, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। और जब मैं उस कमरे के अंदर सो रहा था तो मुझे रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरी चारपाई के पास आकर अचानक से बैठ गया है। और जब मुझे ऐसा लगा तो मैं अपनी चारपाई पर उठकर बैठ गया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मुझे अनुभव ही कुछ ऐसा हुआ था। इसके बाद मैं अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और खड़े होकर मैंने कमरे में रखी हुई लालटेन जलाई। लेकिन जैसे ही मैंने लालटेन जलाकर कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन उस समय मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। वो रात भी अमावस की रात थी और रात के तकरीबन 2 बजे का समय हो चुका था। और उस समय मैं कमरे में खड़ा होकर यही सोचे जा रहा था कि अभी अभी जो मैंने महसूस किया है आखिर वो था क्या, क्योंकि मुझे साफ साफ ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कोई मेरी चारपाई के सिरहाने पर आकर आराम से बैठा हुआ हो। उसके बैठने की मौजूदगी मुझे साफ साफ फील हो रही थी। लेकिन जब मैंने खड़े होकर देखा तो कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद मैंने हिम्मत जुटाई और लालटेन हाथ में लेकर मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो दरवाजे लकड़ी के थे और पुराने समय पर गांव में ऐसे ही लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर जाकर देखा तो बाहर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। इसके बाद मैं वापस कमरे के अंदर आ गया और फिर मैंने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। फिर मैंने लालटेन बुझाई और अपनी चारपाई के ऊपर आकर आराम से सो गया। लेकिन जब मैं सोया हुआ था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत चलकर मेरे कमरे के बिल्कुल पास तक आई हो और कमरे के पास आकर वहाँ से वापस चली गई हो। मैं सोते सोते कदमों की आहट साफ साफ महसूस कर पा रहा था। कदमों की इन आवाज़ों को सुनकर मेरे मन में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन मैं मन ही मन ये भी सोचे जा रहा था कि आखिर इतनी रात को कौन सी औरत है जो कि बार बार मेरे कमरे के पास आती है और फिर यहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन मैंने दोबारा अपनी चारपाई से उठने की हिम्मत नहीं की। चारपाई के ऊपर पैरों के पास एक कंबल रखा हुआ था। मैंने डर के मारे वो कंबल ओढ़ा और फिर उस कंबल को ओढ़कर मैं डरते डरते सो गया। फिर जब सवेरे मेरी आंखें खुलीं तो मैंने अपने मामा जी को रात में घटी हुई घटना के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर मामा जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और कहा कि तुम 4-5 दिन और यहाँ पर रहने वाले हो। आज के बाद इस कमरे में मत सोना। कल से तुम घर के भीतर बड़े भैया के साथ ही सोना। बड़े भैया यानी कि मेरे बड़े मामा जी, जिनका नाम रमेश था। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम चंद्रेश है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरे साथ घटा हुआ ये किस्सा जो कि मैं आपको सुना रहा हूं, ये आज से तकरीबन 25 साल पहले का है। उस समय मेरी उम्र तकरीबन 15 साल के आसपास थी और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं यानी कि मेरे मामा जी के गांव की, मेरे मामा जी का गांव यूपी में है, अयोध्या के बिल्कुल पास। और मैं तकरीबन 7 साल के बाद अपने मामा जी के गांव गया हुआ था, तकरीबन 8 साल बाद। और इससे पहले मैं अपने मामा जी के गांव तब गया था जब मेरी उम्र तकरीबन 7 साल के आसपास थी। लेकिन अब जब मैं अपने मामा जी के गांव गया तो मैंने वहां पर कुछ ऐसा महसूस कर लिया और उस गांव के बारे में कुछ ऐसा जान लिया जिसके बाद मैं फिर कभी लौटकर दोबारा उस गांव में नहीं गया। और अब तो वो गांव भी सुनसान हो चुका है।
वहाँ पर काफ़ी कम ही लोग रहते हैं। दरअसल अब मैं आपको अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताता हूँ। उस रात मेरे मामा जी ने मुझसे कह दिया था कि आज के बाद तुम इस कमरे के अंदर मत सोना। दरअसल वो कमरा जहाँ पर मैं पहली रात सोया हुआ था, वो कमरा मेरे मामा जी के घर से थोड़ा बाहर की तरफ था, जहाँ पर आए गए यानी कि रिश्तेदार रुका करते थे। और मैं भी पहली रात जोश जोश में उसी कमरे के अंदर जाकर सो गया था। लेकिन दिक्कत कमरे के अंदर नहीं थी, बल्कि समस्या तो उस पूरे गांव के अंदर ही थी। और इस समस्या के बारे में मुझे अगली रात ही पता चल गया कि आखिर गांव में समस्या क्या है। दरअसल जब अगली रात मैं अपने मामा जी के साथ उनके कमरे में सोया हुआ था, तो मामा जी बार बार डर कर खड़े हो जाते और रात रात भर वो लगभग जागते ही रहे थे। लेकिन मैं चारपाई पर आराम से लेटा हुआ था। वो मुझसे बार बार कह रहे थे कि अगर मुझे नींद आ जाए और तुम्हें बाहर से किसी औरत के चिल्लाने की, बोलने की या फिर मदद मांगने की आवाज़ें आएँ तो दरवाज़ा खोलकर बाहर मत जाना। और जब मैंने मामा जी से सवाल किया कि आखिर बाहर क्या है, हमें आखिर बाहर क्या खतरा हो सकता है, आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं बता रहे, तब मामा जी ने मुझे ये कहकर चुप कर दिया कि हर एक बात बच्चों को नहीं बताई जाती। और मैं भी उनकी बात सुनकर आराम से सो गया। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि जब तक मैं जाग रहा था, मतलब मुझे जब तक नींद नहीं आई थी, तब तक मामा जी भी सोए नहीं थे। वो बार बार चारपाई से खड़े होकर इधर उधर घूमने लगते, जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार हो या फिर वो जैसे किसी से डर रहे हों। अगली सुबह मेरी नींद तकरीबन सुबह के 8 बजे के आसपास खुली। कमरे में चारों तरफ सूरज की रोशनी आ रही थी और मैं ये देखकर हैरान था कि आखिर आज मेरे मामा जी ने मुझे इतनी जल्दी उठाया क्यों नहीं, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने मुझे जल्दी ही उठा दिया था और मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया था। और फिर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी। और जब मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा तो दिखाई दिया कि मामा जी के घर के आंगन में मेरी नानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी, वो चीखे चिल्लाए जा रही थी और उनके आसपास गांव के काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। और एक हैरानी की बात ये थी कि उन लोगों ने नानी जी के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाया हुआ था और वो लोग उसी गोल घेरे के आसपास इकट्ठे होकर खड़े हुए थे। जब मैंने नानी जी को ऐसी हरकतें करते हुए देखा तो मैं एकदम से हैरान था। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि आखिर नानी जी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। दरअसल वो ज़मीन पर बैठी हुई थीं, उनके बाल खुले हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाई जा रही थीं। दरअसल नानी जी अपनी गर्दन ऐसे घुमा रही थीं जिसे देखकर मैं ये तो समझ चुका था कि कोई इंसान ऐसे अपनी गर्दन नॉर्मली नहीं घुमा सकता, ज़रूर उनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है। दरअसल ये नज़ारे मैंने अपने गांव बिहार में भी काफ़ी बार देखे हुए थे, तो मैं नानी जी को देखते ही समझ गया था कि उनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। और इसके बाद मैं दौड़कर अपने मामा जी के पास जाकर खड़ा हो गया। और जब मैं अपने मामा जी के पास खड़ा हुआ था तो मामा जी हाथ के इशारे से मुझसे बार बार कह रहे थे कि तुम घर के अंदर जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन मैं मामा जी से दूर जाता और दूर जाकर भीड़ के बीच से नानी जी को देखने लगता। मैं अभी भी नानी जी की इन हरकतों को देख रहा था और मुझे ये हरकतें देखते देखते आधा घंटा बीत गया, लेकिन नानी जी अभी भी वैसी ही हरकतें किए जा रही थीं। इसके बाद मेरे छोटे मामा जी ना जाने कहां से एक पंडित जी को अपने साथ लेकर आए और पंडित जी तुरंत आते ही नानी जी के बीच उस गोल घेरे में आकर बैठ गए। और फिर उन पंडित जी ने नानी जी को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने एक हाथ से नानी जी की चोटी पकड़ ली और फिर न जाने वो उनसे क्या बड़बड़ाए जा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद ही नानी जी नॉर्मल हो गईं और फिर वो ऐसे बातें करने लगीं जैसे वो आमतौर पर किया करती थीं।
वो काफ़ी धीरे धीरे पंडित जी से बातें कर रही थी, लेकिन फिर न जाने अचानक उन्हें क्या हो गया और उन्होंने फिर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। नानी जी को ऐसा करता हुआ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और डर के मारे मैं मामा जी के घर के अंदर चला गया। वहाँ पर मेरी मामी भी बैठी हुई थी और उन्होंने मुझे पकड़ रखा था ताकि मैं वापस नानी जी के पास दोबारा ना जा सकूं। इसके बाद मैंने दूर से देखा कि पंडित जी ने अपने झोले से एक डंडा निकाला और वो डंडा निकालकर वो ज़ोर ज़ोर से कुछ मंत्र पढ़कर उस डंडे को नानी जी के ऊपर मारे जा रहे थे और नानी जी तिलमिलाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद नानी जी अपने आप ही शांत हो गईं और वो अपनी जगह से खड़ी होकर घर के अंदर आने लगीं। मेरे दोनों मामाओं ने, यानी कि छोटे मामा जी और बड़े मामा जी, दोनों ने नानी जी को पकड़ रखा था और उन्हें बड़े आराम से घर के अंदर लेकर आ रहे थे। नानी जी अब देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर वो घर के अंदर चली गईं। उनके साथ और भी गांव वाले थे जो कि उनके पीछे पीछे घर के अंदर ही आ गए। और इसके बाद जब वो एक जगह पर बैठे हुए थे तो मेरे नाना जी ने मुझे हुक्का भरने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, इनके लिए हुक्का भरकर लेकर आओ। मेरे दोनों मामा जी नानी जी के पास खड़े हुए थे, इसीलिए मुझे ही हुक्का भर के लेके आना पड़ा। लेकिन जब मैं नाना जी के लिए हुक्का लेके आया तो नाना जी और उनके पास जो बड़े बुजुर्ग थे, जो कि मेरे नाना ही लगते थे, वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और डर कर वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे और उनके बीच खड़े होकर मैंने उनकी बातें सुनी। लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरअसल वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि इस गांव को अब शायद बचा पाना नामुमकिन है और कोई बड़ा बुजुर्ग कह रहा था कि हमें किसी बड़े पंडित को बुलाना होगा। आखिर हम रोज़ रोज़ ऐसे किस्से कब तक गांव के अंदर देखते रहेंगे। ऐसी घटनाएं देखते देखते हमारे बच्चे डरने लगे हैं और अब हर किसी को रात में घरों से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। आखिर ये कैसी चुड़ैल है जब चाहे जिसके शरीर में आ जाती है। कहीं हम गांव वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई? हमें इस समस्या का जल्दी ही कोई निवारण करना होगा, वरना पूरा गांव ऐसे ही डरता रहेगा और गांव में जो फसलें लगी हुई हैं वो फसलें भी ख़राब हो रही हैं, क्योंकि गांव का कोई भी आदमी रात में फसलों की रखवाली करने के लिए खेतों पर नहीं जाता। ये कुछ बातें थीं जो कि मैंने गांव के उन बड़े बुजुर्गों से सुनी थी और फिर इसके बाद एक एक करके बड़े बुजुर्ग वहाँ से खड़े होने लगे और अपने घरों की तरफ जाने लगे। मुझे भी नाना जी ने घर के अंदर भेज दिया और जब मैं घर के अंदर आया तो नानी जी बिल्कुल ठीक थीं। वो पहले जैसे बातें किया करती थीं, बिल्कुल वैसी ही बातें कर रही थीं। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि अभी अभी इनके साथ जो हुआ था आखिर वो क्या था। लेकिन मैंने नानी जी से कुछ नहीं पूछा। लेकिन फिर शाम को मैंने अपने मामा जी से इन सवालों के बारे में पूछा और जो बातें मैंने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई थीं उन बातों के बारे में भी मैंने मामा जी से कहा कि आखिर वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। आखिर इस गांव के अंदर क्या समस्या है, क्या हुआ है हमारे इस गांव के अंदर। तब मेरे मामा जी ने मुझे पहले तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जब काफ़ी रात हो गई तो मुझसे कहा कि तुम डरना मत, मैं ये बातें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम दरवाज़ा खोलकर रात में कमरे से बाहर ना निकल जाओ और गांव की सड़कों पर ना घूमने लगो। इसके बाद मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि दरअसल आज से तकरीबन 4 महीने पहले की बात है। हमारे गांव की एक लड़की थी जो पास के ही गांव के किसी लड़के के साथ भाग गई। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने जैसे तैसे करके उस लड़की को ढूंढ निकाला और फिर लाठी डंडों से पीट पीट कर उस लड़की को जान से मार दिया। वो खुद को बचाने के लिए पूरे गांव में भागती रही, लेकिन किसी ने भी उसे बचाया नहीं
और गांव वालों ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली। लेकिन इसके बाद तो सब कुछ ठीक था। गांव में 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस घटना के ठीक 1 महीने बाद जैसे ही पहली अमावस्या आई तो हमारे गांव में न जाने क्यों पर किसी औरत की परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। गांव के लोगों को रात में घरों में सोते सोते अचानक किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो जाता। कोई औरत उन्हें अपने घरों के बाहर खड़ी हुई दिखाई देती। ऐसा लगता कि रात को कोई जैसे उनके घरों के दरवाज़ों को खटखटा रहा है। और कभी कभी वो औरत किसी के घर में आकर किसी की चारपाई पर आकर भी बैठ जाती थी। जैसा पहली रात तुम्हारे साथ हुआ था वैसा गांव में लगभग हर किसी के साथ हो चुका है। लेकिन पहली अमावस्या तक तो बस यही छोटी मोटी घटनाएं गांव में होती थीं। गांव के लोग उस औरत को देखकर डर जाया करते थे। लेकिन जैसे ही इस घटना को तकरीबन 2 महीने बीते और दूसरी अमावस्या की रात आई तो उस रात इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल हमारे गांव के मुखिया को वही लड़की जिसे गांव वालों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर जान से मार डाला था, वो मुखिया को उसी के घर पर दिखाई दी। और जैसे ही मुखिया को वो दिखी तो मुखिया डर के मारे अपने घर की छत से नीचे कूद गया और उसके हाथ पैर टूट गए। और जब गांव वालों ने उसे उठाया तो वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। लेकिन इसके बाद मुखिया ने गांव वालों को बता ही दिया कि उस लड़की के दिखने की वजह से डर के मारे वो छत से कूदा है और इसके बाद उसका इलाज किया गया। लेकिन अगली अमावस्या यानी कि पिछले महीने की जो अमावस्या थी, इस अमावस्या को गांव के मुखिया की मौत हो गई। और पूरा गांव जानता है कि मुखिया की मौत कैसे हुई है, उसे किसने मारा है। लेकिन बात यहीं तक नहीं थमी। उस अमावस्या के बाद गांव में उस लड़की का दिखना जैसे साधारण सी बात हो गई है। वो अक्सर हर किसी को दिख जाती है, लेकिन अब उसने दिखना भी बंद कर दिया है और वो दिखने की बजाय लोगों के शरीर में आ जाती है। जैसे आज सुबह सुबह तुम्हारी नानी के शरीर में आई थी, वो गांव के लगभग सभी औरतों के शरीर में आ चुकी है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस समय चाहे हर किसी औरत के शरीर में आ जाती है। गांव के पंडित जी जैसे तैसे करके इस लड़की की आत्मा को औरतों के शरीर से बाहर निकालते हैं। लेकिन पंडित जी ने साफ साफ कह रखा है कि रात के समय में अगर किसी औरत या फिर किसी आदमी को ये लड़की दिखाई दे या फिर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो हर कोई अपने अपने घरों के अंदर ही रहना, भूलकर भी इसके पास जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पंडित जी ने गांव के हर एक घर को कील रखा है और वो औरत घरों के अंदर किसी भी आदमी को जान से नहीं मार सकती। हालांकि वो किसी भी औरत या आदमी के शरीर में तो आ सकती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन पंडित जी को इस चीज़ का भी डर है कि ये लड़की इतनी ताकतवर हो जाएगी कि इसे आगे चलकर रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और जैसे जैसे अमावस्याएं आती जा रही हैं, इसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर तुम्हें भी ये लड़की या फिर इसकी आवाज़ सुनाई दे तो भूलकर भी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। दोस्तों, जब ये बातें मैंने अपने मामा जी से सुनी तो उस रात मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैंने कमरे से बाहर निकलना तो छोड़ो, बल्कि चारपाई से उठना भी ठीक नहीं समझा और मैं चुपचाप चारपाई के ऊपर लेटा रहा। मेरे मामा जी भी मेरे पास ही लेटे हुए थे और उन्होंने कमरे के दरवाजे को ऐसे बंद किया था कि मानो आज रात हमारे ऊपर कोई चोर लुटेरे हमला करने वाले हों। लेकिन अब मैं इस बात से हैरान नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मामा जी हमारी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रही हैं। और उस रात मैं डरते डरते सो गया। लेकिन फिर अगले सवेरे जब मेरी आंखें खुलीं और मैं घर से बाहर निकला तो मेरे मामा जी काफ़ी तेज़ी से भागकर घर से बाहर जा रहे थे। और जब मैंने उन्हें भागते हुए देखा
तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। गांव के काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ ही भाग रहे थे और हम कहाँ जा रहे थे मुझे पता नहीं, लेकिन तकरीबन 500 से 600 मीटर भागने के बाद हम गांव के पास की नदी के पास पहुंच गए। और जब मैं गांव के पास की उस नदी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव के काफ़ी सारे लोग नदी के पास खड़े हुए थे। और जब मैं भागकर उन लोगों के बिल्कुल पास गया तो मैंने देखा कि गांव के लोग नदी में गोते लगा लगा कर कुछ ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तब गांव के उन लोगों ने बताया कि दरअसल नदी में डूबने की वजह से गांव की 3 लड़कों की मौत हो गई है और अब उन्हें ही ढूंढने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी देर तक गांव के लोग उन लड़कों को नदी के अंदर ढूंढते रहे और फिर घंटों तक ढूंढने के बाद एक एक करके उन तीनों ही लड़कों की लाशें नदी से बाहर निकाली गईं। जब उन तीनों की लाशें नदी से बाहर निकलीं तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि उनकी मौत किसी साधारण तरीके से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें देखकर ये साफ साफ समझा जा सकता था कि पहले बड़े बड़े नाखूनों से या फिर किसी हथियार से इनके शरीर पर कट लगाए गए हैं और खून बहने की वजह से इनकी मौत हुई है और इसके बाद इन्हें नदी के अंदर डुबो दिया गया है। उन लड़कों की ऐसी हालत देखकर पहले तो गांव वालों का शक किसी लुटेरे या फिर किसी डाकू के ऊपर था, लेकिन फिर गांव वालों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि इन्हें किसी चोर या लुटेरे ने नहीं मारा है, बल्कि इनके मरने के पीछे गांव की उसी चुड़ैल का हाथ है। और जब ये बात गांव वाले लोगों को समझ में आने लगी तो पूरे गांव में डर का माहौल था। गांव वालों ने जल्दी जल्दी उन लड़कों की लाशें उठाईं और फिर तुरंत ही पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी गांव के अंदर आए और उन्होंने लड़कों की लाशें देखीं तो पंडित जी उन्हें देखते ही एकदम से खामोश हो गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा कि अब वो चुड़ैल काफ़ी ताकतवर हो चुकी है। गांव वालों ने उसके साथ जो किया था उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, इतनी गुस्से में कि वो पूरे गांव को ख़त्म कर देना चाहती है और शायद गांव के अंदर कोई जीवित भी नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे जैसे महीने की अगली अमावस्या आती है वैसे वैसे ही उस डायन की शक्तियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। जब ये बात गांव वालों ने सुनी तो पूरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। मेरे मामा जी ने मुझसे कहा, चंद्रेश बेटा, मैं तुम्हें गांव छोड़ आता हूँ। यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और मैंने भी मामा जी की बात मान ली, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और फिर मामा जी दोपहर के समय में ही मुझे साइकिल पर बैठाकर गांव की तरफ आने लगे और शाम होते होते तक हम गांव में पहुंच चुके थे। इसके बाद मामा जी तकरीबन 2 दिन तक हमारे घर पर रुके। उन्होंने गांव में चल रही सभी घटनाओं के बारे में मेरी मम्मी और मेरे पापा को बताया। जब उन्होंने ये सब घटनाएं हमारे घर वालों को बताईं तो मेरे पापा ने मामा जी से कहा कि तुम्हें पहले ही इसको यहाँ लेकर आ जाना चाहिए था, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम सभी घर वाले कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने के लिए आ जाओ। जब वहाँ से खतरा टल जाए तो वापस चले जाना। लेकिन मामा जी ने मेरे पिताजी की बात नहीं मानी और फिर 2 दिन तक हमारे घर रुकने के बाद वो अपनी साइकिल लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उनके जाने के तकरीबन 16 दिन के बाद नानी जी के मरने की खबर आई। जब ये बात मेरे पिताजी और मेरी माँ ने सुनी तो मेरी माँ नानी के मरने से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, लेकिन संदेशे में ये बताया गया था कि उनकी मौत तो हो गई है, लेकिन आपको गांव में नहीं आना है जब तक हम आपको दूसरा संदेशा ना भेज दें, क्योंकि गांव में माहौल कुछ अच्छा नहीं है। और जो लड़का हमें वो संदेशा देने के लिए आया था उसने ये भी बताया कि नानी की मौत कोई साधारण मौत नहीं है, बल्कि उनके शरीर में उसी चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया था और नानी जी जैसे पागल हो चुकी थी। वो दौड़ भागकर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती और ऐसे ही एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर उन्होंने वहाँ से छलांग लगा दी
और पेड़ से नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हुई है। जब ये बातें हमने सुनी तो हम बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन हमें नानी जी की मौत का भी अफसोस था। दोस्तों, इसके बाद मामा जी के गांव में काफ़ी मौतें हुईं। काफ़ी लोग उस चुड़ैल के हाथों मारे गए, लेकिन इसके बाद लोगों ने एक एक करके परिवार के साथ उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो पूरा गांव सुनसान हो गया। मेरे मामा जी भी उस गांव को छोड़कर शहर चले गए, लेकिन आज भी कुछ परिवार हैं जो कि उस गांव के अंदर रहते हैं। लेकिन गांव में आज भी उस चुड़ैल के दिखने की बातें कही जाती हैं। इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग वहां पर रात में घरों से बाहर निकलने तक में डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना, और मैंने अपने साथ घटी हुई 25 साल पहले की घटना आपको सुनाई है।